स्वागत है दोस्तों आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। तो आइए डेली की तरह आज फिर महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आए हुए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यूपीपी की जो एग्ज़ाम सिटी है वो आ चुकी है। इसका मतलब दोस्तों 13 तारीख को हमारा एडमिट कार्ड भी आ जाएगा जो आपको एग्ज़ाम देने के लिए पात्र होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि समय जो है 17 और 18 तारीख को जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है उनके लिए दोस्तों जो भी रिवीजन का टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लें और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हो सके जितना ज़्यादा हो सके एक दो सेट लगा करके डेली एक दो सेट लगाएं जो एग्जाम में आपको बहुत अच्छा हेल्प करने वाले हैं। तो आइए हिंदी की जो महत्वपूर्ण क्लास है क्या रहने वाली है तो शुरू करते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं वीडियो पे अंत तक बने रहे। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए देखते हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे हमको चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं और चारों ऑप्शन में से राइट कौन सा रहने वाला है कि महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवित्री थी। तो अगर आप बात कर लेते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा तो हिंदी का सुविख्यात कवियत्री था। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हम देखें तो राइट हमको मिल सकता है। आइए तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि हिंदी का सुविख्यात कवि थी। तो दोस्तों ये भी हमारा जो ऑप्शन होगा सी कैंसिल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब दोस्तों हमारा जो बी ऑप्शन दिया गया है वो एकदम राइट हो जाएगा। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन रहने वाला है हमारा राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विभूति का पर्यायवाची क्या है। विभूति का पर्यायवाची क्या है तो पहला ऑप्शन है शक्ति, दूसरा ऑप्शन है संपदा, तीसरा ऑप्शन है सौंदर्य और चौथा ऑप्शन है विरासत। अगर हम यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में बात कर लें कि विभूति का जो पर्यायवाची है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संपदा जो जवाब होगा हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा तो जो भाग वन दिया गया उसे परिश्रम करनी चाहिए, उसे परिश्रम करनी चाहिए जो दिया गया है त्रुटिपूर्ण है। इसके स्थान पर उसे परिश्रम करना चाहिए, उसे परिश्रम जो है करना चाहिए, उसे परिश्रम करना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर करना चाहिए, उसे परिश्रम करना चाहिए यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों उसे परिश्रम करनी चाहिए दिया गया है, करनी को हटा करके क्या करना चाहिए यहाँ पर करनी जो दिया गया है वो यहाँ पर शब्द जो है वो गलत है, यहाँ पर करना चाहिए तो हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम बात कर ले यहाँ पर डी ऑप्शन जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा रहने वाला है राइट। तो आइए इसी के साथ में बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं क्या रहने वाला है। दिया गया कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आइए बात कर लेते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर हमको सी ऑप्शन जो देखने को मिलता है वो राइट हो जाएगा। उदयाचल क्या हो जाएगा उदयाचल जो जवाब होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो जिस सूर्य जो है जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं उदयाचल बोलते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा जो सी ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिए गए समानार्थी का शब्द बताइए। तो यहाँ पर सरस्वती दिया गया है, इसका समानार्थी शब्द हमारा क्या रहने वाला है। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में तो पहला ऑप्शन है शारदा, दूसरा ऑप्शन है पार्वती, तीसरा ऑप्शन है काली और चौथा ऑप्शन है चंडी। तो यहाँ पर अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो सरस्वती का जो समानार्थी शब्द होगा वो क्या हो जाएगा शारदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा शारदा हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आइए इसी तरह से और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि जितने भी क्लास करा रहे हैं वो यूपीपी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग रेगुलर क्लास करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको एग्जाम में इसमें से बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आइए देखते हैं कि शुद्ध वर्तनी किसकी रहने वाली है। तो यहाँ पर दिया गया हमको राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो पुण्य ऑप्शन दिया गया ए ऑप्शन जो पुण्य लिखा हुआ है ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत है, डी भी गलत है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया गया है पुण्य हमारा जो जवाब है वो राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। क्या हो गया कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो वो कौन सी दो मात्राएं हैं आइए हम जानते हैं कि इसके राइट ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो अंगा और बड़ा कौन सा
अंगा और जो बड़ा आ दिया गया है बड़ा आह दोस्तों क्या है अंगा और आह जो दिया गया है यहाँ पर बी ऑप्शन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है अयोगवा है। कौन सा है? अगर हम बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? अयोग, अयोग वा दिया गया है। ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आइए बात करते हैं राइट ऑप्शन के बारे में। तो उत क्या हो जाएगा? उत हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, और लंघन उत प्लस लंघन, जो लंघन जो दिया गया है ये हमारा कौन सा है दोस्तों? उल्लंघन का संधि विच्छेद रहने वाला है। अगर बात करें कौन सी संधि यहाँ पर है तो व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि जो हमारा जवाब होगा राइट हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है, कैसे होता है? तो आइए हम बात कर लेते हैं। तो उपसर्ग का जो शब्द का प्रयोग होता है इसमें से कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें उपसर्ग के बारे में तो उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि। तो इन दोनों का ये मतलब हो गया उपसर्ग का। अब यहाँ पर दिया गया उपसर्ग का प्रयोग, अगर कोई भी जैसे लिखा हो, जैसे शब्द कोई लिखा हो तो उसके जो पहले का वर्ड होता है दोस्तों, पहले के जो अक्षर होते हैं, उपसर्ग हमेशा कहाँ लगा होता है? शब्द के पहले लगा होता है। कहाँ पर लगा होता है? शब्द के पहले लगा होता है। तो वो हमारा क्या होता है? उपसर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर कि जैसे अगर हम बात करें पराजय, अगर हम बात करें यहाँ पर पराजय के बारे में बात करें तो हमारा यहाँ पर जो परा लिखा हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये उपसर्ग हो जाएगा। मतलब पहले जो जुड़ा होता है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ शब्द के आदि में ये भी नहीं होगा, शब्द के मध्य में भी नहीं होता है, शब्द के अंत में भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो उपसर्ग अगर आता है तो उपसर्ग जो होता है वो शब्द के कहाँ लगा होता है? पहले लगा होता है। तो हमेशा याद रखिएगा शब्द के पहले लगा होता है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे लिखा हो प्रहार, क्या लिखा हो? प्रहार लिखा हो। तो यहाँ पर जो प्र प्लस दिया गया है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग उपसर्ग को आसानी से पहचान पाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा ऑप्शन है द्विगु, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व, चौथा ऑप्शन है कर्मधारय। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास रहने वाला है। तो आइए इसी के साथ में हम देखते हैं हमारा अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण का सही से संधि विच्छेद अगर हम बात करें यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अनुधन 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 अन्वेषण। क्या हो जाएगा? अनुधन एषण। क्या हो जाएगा? अनुधन एषण। आइए देखते हैं कि हमारा इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहा है डी ऑप्शन, अनुधन एषण जो होगा वो अन्वेषण का क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद रहने वाला है। आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न है कि गिलास में थोड़ा सा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में जो रेखांकित शब्द है विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो बात कर लेते हैं यहाँ पर हम राइट ऑप्शन के बारे में। तो परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण है। तो ए ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपको बारी बारी से करा रहे हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें ताकि एग्जाम में आपको बहुत अच्छा हेल्प मिल सके। आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? तो आइए बात कर लेते हैं फिर हम राइट ऑप्शन के बारे में। तो पहला ऑप्शन है चपला, दूसरा ऑप्शन है तोय निधि, तीसरा ऑप्शन है अच्छी और चौथा ऑप्शन है छस। तो अगर हम बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में कि जो झस शब्द है वो मछली का पर्याय है। कौन सा? झस शब्द हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? मछली का जो है वो पर्याय हो जाएगा। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो देखते हैं कि कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? तो बात कर लेते हैं ऐहिक शब्द के विलोम के बारे में। तो पारलौकिक है। कौन सा?
पारलौकिक जो हमको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जो पारलौकिक शब्द है वो एक शब्द का विलोम है, तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर देखिए चिर और चीर का अर्थ क्या है। चिर और चीर का अर्थ क्या है, तो चिर का अगर बात करें तो पुराना, क्या हो जाएगा, चिर का अर्थ हमारा हो जाएगा पुराना। और जो यहाँ पे चीर दिया गया, चीर का अर्थ हो जाएगा कपड़ा। तो यहाँ पर हमको पुराना और कपड़ा जो है इसके अर्थ रहने वाले हैं। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि जंगल में लगने वाले आग को क्या कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। मतलब बी ऑप्शन हमारा जो होगा वो राइट हो जाएगा। तो आइए इसी तरह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं, हम आपको कराने वाले हैं। अगर हम बात कर लें, यहाँ पर देखने को मिलता है जट रग्नि जो दिया गया, ये अगर हम बात करें कि ये किसके आग लगने का कारण होता है, तो यहाँ पर दिया गया पेट की आग। अगर आप बात करें पेट की आग को क्या कहते हैं, पेट की आग को क्या कहते हैं, तो जठराग्नि को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, बड़वानल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बड़वानल। समुद्र की अगर बात करें, समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, बड़वानल बोलते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोलते हैं। पेट की आग को जठराग्नि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, दावानल ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला है कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना कौन सा काल है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना कौन सा काल है। तो बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल है। कौन सा हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट देखने को मिलता है। तो जब दोस्तों वर्तमान काल में कार्य का पूरे होने की संभावना रहती है तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। तो हम संभाव्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, आप लोग डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसकी जगह पे आपको सेम एच टी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको समझना है कि समझ पे आधारित प्रश्न कैसे होगा कि जब वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संभाव्य वर्तमान काल बोलते हैं। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला है कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। तो बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में। तो सखी का बहुवचन क्या होता है, सखियाँ होता है। क्या होता है, सखी का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है, यहाँ पर सखियाँ होता है। क्या होता है, सखियाँ। और लिखा कैसे जाता है सखियाँ, अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारा जो सखियाँ होता है वो इस तरह से हम कुछ शब्द को लिखते हैं, तो लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है वो गलत है, तो ये हमारा जोड़ा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, तो देखते हैं कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। तो बात कर लेते हैं कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक। तो चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा अधिकरण कारक। कौन सा, अधिकरण कारक। डी ऑप्शन हमारा देखने को मिलता है। तो अधिकरण कारण जो हमारा जवाब होगा वो राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो अगर यहाँ पर हम शुद्ध वाक्य कौन सा चुनते हैं, तो आइए देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों। यहाँ पर तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि प्रश्नगत के जो अशुद्धियाँ दी गई हैं वो इसमें क्या रहने वाली हैं, तो इस अशुद्ध वाक्य में रहे हैं के स्थान पर अगर हम बात करें रही हैं, क्या हो जाएगा, रहे हैं कि जो यहाँ पर दिया गया है रहे हैं की जगह पे हम अगर बात करें तो यहाँ पर रही हैं, क्या हो जाएगा, रही हैं होना चाहिए। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा कि एक गाय, दो घोड़े, क्या हो जाएगा, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। क्या हो जाएगा, चर रही हैं। तो यहाँ पर दिया गया है हमको, यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि छत्तीसगढ़ किस भाषा बोली जाती है। छत्तीसगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती है, भाषा की बोली है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ी जो है वो किस भाषा की बोली है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि राइट ऑप्शन के बारे में। पूर्व हिंदी के अंतर्गत तीन बोलियाँ हैं। कौन सी, तीन बोलियाँ हैं, अवधी, कौन सी है, अवधी, बघेल तथा छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेल तथा
36। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूर्वी हिंदी जो जवाब होगा वो राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है हमको। तो पहला ऑप्शन है कसीदाकार, दूसरा ऑप्शन है जुराब, तीसरा ऑप्शन है पजामा, चौथा ऑप्शन है कच्छा। तो हमारा जो जुराब दिया गया है वर्ड, यहाँ पर शब्द दिया गया है, वो हमारा कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा, स्त्रीलिंग शब्द है, जो कि तुर्की भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है अगर बात करें तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। किसका, तुर्की भाषा का शब्द है। और बाकी जो हमारे ये 3 ऑप्शन दिए गए ये हमारे कौन से हो जाएंगे, ये पुल्लिंग शब्द हैं। कौन से हैं, पुलिंग शब्द हैं। तो अगर एग्जाम में आपको इनमें से कोई भी देखने को मिलता है तो आप लोग आसानी से उसको टिक कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो दिया गया है यहाँ पर निम्नलिखित में गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो गोधूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोधूम हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोधूम जो यहाँ पर दिया गया है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किस रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है। तो बात कर लेते हैं श्रृंगार रस को। किसको, श्रृंगार रस जो हमारा यहाँ पर दिया गया है इसको हम लोग किससे जानते हैं, इसको हम लोग श्रृंगार रस को रसराज के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आइए इसी तरह से और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि क्या है। तो दोस्तों अगला प्रश्न जो हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है वो हमारा जीएस है। किसका, जीएस। और जीए के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी इसी में रिलेटेड हैं। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं हम आपको कराने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट वही प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, पूछे गए प्रश्न हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है कि लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो लखनऊ जिले की जो सीमा है वो किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको बताना है कि लखनऊ जिले की सीमा जो है पूर्व में अगर बात करें बाराबंकी जिले को, पूर्व में बाराबंकी को जिले को, पश्चिम में उन्नाव जिलों को, किसको, पश्चिम में उन्नाव जिले को, तथा दक्षिण में रायबरेली को, किसको, दक्षिण में रायबरेली जिले को, तथा उत्तर में सीतापुर, उत्तर में सीतापुर एवं हरदोई जिले की सीमा को स्पर्श करती है। लेकिन यहाँ पर बलिया जो दिया गया है वो हमारा ऑप्शन जो है वो इसमें इसको स्पर्श नहीं करती है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हरदोई को टच करती है, उन्नाव को करती है, बाराबंकी को करती है, लेकिन बलिया को टच नहीं करती है। तो इस तरह से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। स्पर्श से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बहुत अच्छे से क्वेश्चन को तैयार करिएगा स्पर्श से रिलेटेड के क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो आइए देखते हैं किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो मध्य प्रदेश की सीमा जो है उत्तर प्रदेश, इसको उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कौन सा दोस्तों, महाराष्ट्र, और गुजरात, कौन सा, गुजरात एवं राजस्थान की सीमा को स्पर्श करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर झारखंड को स्पर्श नहीं करती है। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को मैं जितने भी हो रहे हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट हम आपको बताते जा रहे हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला जो प्रश्न है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन 2-4 जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि सितंबर 2023 में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप के 132वें संस्करण का खिताब किसने जीता। डूरंड कप के 132वें संस्करण का खिताब किसने जीता। तो आइए बात कर लेते हैं कि कौन जीतता है। तो फुटबॉल प्रतियोगिता जो डूरंड कप के 132 का संस्करण का खिताब जो है वो किसने जीता। तो अगर हम बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में तो मोहन बागान सुपर जॉइंट ने, किसने, मोहन बागान, किसने दोस्तों, अगर हम बात करें मोहन बागान सुपर जॉइंट ने दोस्तों जो है वो 132वें संस्करण का खिताब जीता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जीए के क्वेश्चन है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो अभ्रक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। कौन सा, अभ्रक जो है वो यूपी के अंदर नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से जो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए
अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला परिषदीय विद्यालय में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में प्रदेश का पहला जिला बन गया है। कौन सा विद्यालय में जो स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में प्रदेश का पहला जिला बन गया है। तो कौन सा वो पहला जिला है, तो आइए बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण संस्थागत जो सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नॉलेज, अगर बात करें यहाँ पर कि जो हम राइट ऑप्शन के बारे में कि उत्तर प्रदेश में बरेली जिला, कौन सा उत्तर प्रदेश में जो बरेली जिला है वो जो है सबसे अच्छा स्मार्ट कक्षाओं के संचालन का प्रदेश का पहला जिला बन गया। कैसा पहला जिला बन गया है। तो इस तरह से जो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या रहने वाला है, तो ग्रेटर नोएडा जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, ग्रेटर नोएडा के अंदर की जा रही है। तो दोस्तों यूपीपी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, 17 और 18 फरवरी को बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपके एग्ज़ाम की जो डेट थी वो भी कन्फर्म थी और जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो भी आ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी हो चुकी होगी। और जो भी बच्चे दोस्तों यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं वो मेहनत से मन लगा के दोस्तों 2-4 दिन और अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करके आप लोग फिजिकल तक और मेडिकल फाइनलिस्ट तक जा सके। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मौर्य वंश का अंतिम शासक के बारे में। तो पहला ऑप्शन है कुणाल, दूसरा ऑप्शन है बृहद्रथ, तीसरा ऑप्शन है सुसीम, चौथा ऑप्शन है संप्रति। तो यहाँ पर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो बृहद्रथ ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं कि सितंबर 2023 में किसे 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई। तो किसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई। तो वहीदा रहमान को, आशा पारेख को, रेखा को या मुमताज़ को। तो चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन हमारा क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है। तो वहीदा रहमान को प्रदान किया जाएगा। किसको, वहीदा रहमान को जो है वो प्रदान किया जाएगा। तो ए ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या रहने वाला है। तो अगला जो प्रश्न हमारा दिया गया, क्या दिया गया कि 1 घंटा कितने जूल के बराबर होता है। 1 घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 घंटा अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि राइट ऑप्शन के बारे में, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर अगर पूछा जाता है, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 1000 वाट। कितना हो जाएगा, 1000 वाट। अगर एग्जाम में पूछा जाता है एक अश्वशक्ति बराबर, एक हॉर्स पावर बराबर अगर पूछा जाता है, तो 746 वाट। कितना, 746 वाट बताएंगे, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अगर आपका 1 वाट घंटा जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जितने भी ऑप्शन बन सकते हैं, अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन सकते हैं, हम आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर अगर पूछता है तो 1000 वाट हो जाएगा आंसर। एक हॉर्स पावर, एक अश्वशक्ति बराबर होता है तो 746 वाट। और 1 वाट घंटा का अगर ऑप्शन आता है तो आप लोग उसमें 3600 जूल टिक करेंगे। तो इस तरह से राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, तो फुर्सतगंज हवाई अड्डा अमेठी में है। कौन सा, जो फुर्सतगंज जो हवाई अड्डा है यहाँ पर जो अगर हम बात करें, जबकि आगरा में कौन सा है, अगर हम बात करें तो आगरा में खेरिया है। कौन सा, आगरा में खेरिया है। वाराणसी में जो है हमारा बाबरपुर है। लखनऊ में हमारा कौन सा है, अमौसी है। लखनऊ में कौन सा है, अमौसी है। लेकिन यहाँ पे जो कानपुर में दिया गया है वो हमारा गलत हो जाएगा। तो फुर्सतगंज जो हवाई अड्डा है वो कहाँ है, अमेठी में है। कहाँ पर है, अमेठी के अंदर है। तो इस तरह से जो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपको बारी बारी से करा रहे हैं। एग्जाम में आपको ये बहुत अच्छा हेल्प करेंगे। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो आइए जानते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, कौन सा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, 12 मई, 10 अप्रैल, 11 मई,
28 अप्रैल। तो अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो 11 मई को जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि दिया गया कि मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। जो मोटर वाहन की जो बैटरी होती है उनमें कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं ये हम आपको HW का वर्ग दे रहे हैं। कौन सा HW का वर्ग दे रहे हैं। आप लोगों को जितना भी इसके बारे में पता हो आप लोग कमेंट करिएगा। जितना ज़्यादा डीपली जानकारी हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। और अगर आपको इसका जवाब नहीं पता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जवाब ज़रूर देंगे। तो आइए हम अगर अगला ऑप्शन के बारे में बात करें कि पंचायती राज किस विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। जो पंचायती राज दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज विषय जो है निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। तो यहाँ पर हम बात करें तो संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत जो अगर हम बात करें यहाँ पर 5 के तहत स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। कौन सा स्थानीय राज्य सूची का, किसका राज्य सूची का, जो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसका है राज्य सूची का जो है विषय है। तो इस तरह से जो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको आज की जो यूपीपी की क्लास है जिसमें हमने आपको हिंदी और जीएस दोनों के मिक्स क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम में आपको बहुत अच्छा हेल्प करने वाली हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको यूपीपी की जितनी भी अपडेट हो आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।